स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग यूपी टेट के सामाजिक अध्ययन के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे और जो चैप्टर होगा वो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम लोग जल्दी इसे शुरू करते हैं। और तो शुरू करते हैं इसे। ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये सवाल यहाँ से एक सवाल आपका बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 322 ईसा पूर्व का मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मेंटर या अपने गुरु चाणक्य, या जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, तो उनकी मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली और मौर्य साम्राज्य को भारतवर्ष का पहला साम्राज्य माना जाता है। तो ये सवाल भी पूछता है, ठीक है। भारत का पहला साम्राज्य कौन था। तो मौर्य साम्राज्य था। इसकी स्थापना कब और किसने की थी, तो एक सवाल ऊपर से बनता है। अब कंटेंट, एक चीज़ें हम देखें तो बहुत से चैनल पे आपको प्रश्न पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो कंटेंट आप पढ़िए। कंटेंट पढ़ने से क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपकी तैयारी भी होगी। और जब कंटेंट से एक चैप्टर तैयार कर लोगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछे, किसी भी तरह से पूछे, आप उसका सवाल लगा पाओगे। नहीं, एक ही सवाल को 2-3 कई तरह से पूछा जा सकता है, घुमा के पूछा जा सकता है, सीधा पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड होगे तो हमेशा वो खतरा मंडराता रहेगा। कंटेंट पढ़े रहोगे तो फिर ये तैयारी रहेगी, कहीं से पूछे, कोई भी सवाल पूछे, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो फिर 2 सवाल यहाँ से पूछता है, मौर्य समाज की स्थापना किसने कब की थी, और मौर्य समाज भारत का या अखिल भारत पहला साम्राज्य था। अब इसके मौर्य समाज या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत कहाँ कहाँ है। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स है, सवाल यहाँ से भी आते हैं। तो आप इसे देखिए। पहला तो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी, क्या थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसे आप हमेशा याद रखिए कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र या विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र लिखी थी। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, सारी जानकारियाँ मिलती है। दूसरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। ये भी आप किताब हमेशा याद रखो, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ये मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक यूनानी या ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। काफ़ी दिनों तक इनके कोर्ट में रहा वो, और उसने एक पुस्तक इंडिका लिखी जिसमें मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, राजा के महल के बारे में, राजा की दिनचर्या के बारे में उसमें लिखा है उसने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है इंडिका मेगास्थनीज की, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस किताब लिखी है, तो ये भी किताब याद रखिए। तो आप जब भी किताब का नाम याद करते हैं तो सिर्फ किताब का नाम याद मत करिए, उसके राइटर के समेत याद करिए, तो फिर याद रहेगा। नहीं तो हमेशा कन्फ्यूज़न होगा किसने लिखी थी। अब मेगास्थनीज इंडिका, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस ऐसे ही पढ़ोगे तो फिर वो राइटर के साथ उस बुक का नाम चिपक जाएगा, फिर आपसे को फिर एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। इसने जो मुद्रा राक्षस में लिखी है कि चंद्रगुप्त सत्ता में कैसे आया और कैसे इसने नंद वंश का विनाश किया, तो इसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दीप वंश है, महावंश है, दिव्यावदान है। इसमें सम्राट अशोक के जीवन, उसके बौद्ध धर्म अपनाया, कैसे उसने प्रचार किया, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है।
कुछ जैन ग्रंथ हैं, वो भी मौर्य समाज के बारे में जानकारी देते हैं। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला सम्राट था भारत का, जिसने पहला साम्राज्य स्थापित किया था, वो बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म के संत भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक में श्रवण बेलागोला चला गया और वहीं पे उसने बाद में शलेखन विधि से अपने प्राण त्यागे। तो इसकी जानकारी हमें जैन धर्म, जैन ग्रंथों से मिलती है। तो ये सवाल भी पूछता है कौन महान शासक था मौर्य वंश का जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो आगे बढ़ते हैं। पुराण, विष्णु पुराण जो है मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। तो ये सवाल भी आपको पूछता है कौन सा पुराण, तो ये है विष्णु पुराण। तो ये विष्णु पुराण मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये सवाल भी पूछता है, खुफिया सवाल। अब ये तो आपके साहित्यिक स्रोत थे, पुस्तकों के बारे में थे। अब दूसरा जो पूछता है ये पूरा तात्विक स्रोत, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अशोक के अभिलेख, इसने बहुत से रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट लिखवाए हैं, अपने पूरे साम्राज्य में जगह जगह स्थापित किया। तो उसके बारे में भी बहुत से अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के तत्समय सामाजिक स्थितियों के बारे में वो हमें जानकारी मिलती है। एक महत्वपूर्ण जूनागढ़ का रुद्र दमन अभिलेख, वैसे रुद्र दमन जो है ये शक शासक था। अभी हम लोग आगे मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम से 4 विदेशी क्लान या वंश कह लीजिए भारत में आया था, इन्होंने शासन किया था। पहला इंडो ग्रीक थे, तो उसके बाद शक थे, शक शासक था ये रुद्र दमन। इसने गुजरात के गिरनार में एक अभिलेख तैयार करवाया है। उसमें इसने सुदर्शन झील है उसके मरम्मत के बारे में, उसके किसने उसे खुदवाया, बनवाया और कब कब उसकी मरम्मत हुई, उसका विवरण और भी विवरण इसमें मिलते हैं। और ये जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ के गवर्नर ने ही किया था, तो उसके निर्माण का श्रेय इसे जाता है। लेकिन इसकी मरम्मत कई लोगों ने की थी, जैसे खुद इसने कराया है। अशोक के समय उसकी मरम्मत हुई है। उसके बाद में आप गुप्त वंश पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त ने भी इस झील का मरम्मत कराया। तो सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ ये गुजरात में ये है जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता। अब अगला सिक्के स्मारक, बहुत से सिक्कों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। और बिहार में एक जगह है कुम्हराहार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसके बारे में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भी लिखा है। बाद में एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो वहाँ पे 80 पिलर्ड हॉल, 80 खंभों वाला हॉल मिला, कई और बिल्डिंगें मिली। उससे ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक का महल हुआ करता था। जो 80 पिलर्ड हॉल है उसके बारे में बताते हैं कि इसमें अशोक ने जो 3rd बौद्ध संगति कराई थी इसी 80 पिलर्ड हॉल में ही हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुदाई में इसे मिले। तो ये भी हमें बौद्ध इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी हमें इनसे जानकारी मिलती है। एक और यात्री आया हुआ था, मेगास्थनीज तो था ही, जो ग्रीक एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, फाहियान हालांकि बाद में आया, ये गुप्ता पीरियड में आया है। तो फाहियान ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के चमत्कारी महलों का उसने वर्णन किया है, क्योंकि इसने भी वहाँ विजिट किया था। अब मौर्य कौन थे, हालांकि इसे सवाल पूछते नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कई भी हुआ, जैसे पुराणों में इन्हें निम्न कुल का कहा, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में कहा कि नहीं, ये शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। और कुछ लोग या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य जनजाति के थे, ऐसी जगह के थे जहाँ बहुतायत में मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, वो पाए जाते हैं, इसलिए ये मौर्य हुए। तो ये है इसके बारे में, हालांकि जहाँ कंट्रोवर्सी रहती है वहाँ सवाल इससे पूछता नहीं है। अब हम मौर्य वंश के प्रमुख
शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 322 बीसी में या ईसा पूर्व में इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस नंद वंश को हरा के की। जब घनानंद धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 बीसी। ये भी सवाल पूछता है कब आक्रमण किया था, तो 322 में तो इसने अपने मौर्य वंश की नींव डाली थी। 4 वर्ष पहले 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया था और जब व्यास नदी के किनारे पहुंचा तो नंद वंश या घनानंद की इतनी विशाल सेना थी, उसके बारे में जब उनके सैनिकों ने सुना तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वहीं से वो लाख सिकंदर के प्रयासों के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। और ऐसे विशाल साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं का राजा नहीं था। कोई साक्ष्य नहीं मिलते कहीं का बहुत बड़ा राजा हो या इसके पास बड़ी सेना हो। बस अपने गुरु के साथ, चाणक्य के साथ मिलके इसने जो भी रणनीति अपनाई उस उतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की इसने नींव डाली। तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माता कहा था। इतिहास का इतना बड़ा साम्राज्य निर्माता नहीं था कि वो जो फर्श से उठकर अर्श पे पहुंचने की बात। तो चाणक्य की मदद से मगध के नंद वंश का अंत किया और अपनी साम्राज्य इसने 322 ईसा पूर्व में बनाया। उसके बाद जब राजा बना तो 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने उधर पश्चिम प्रांतों पे हमला किया। उसके बाद मौर्य इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और उसे संधि की। संधि में क्या हुआ, उसकी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई और उधर के 4 महत्वपूर्ण प्रांत, वो प्रांत कौन कौन हैं? ये प्रांत हैं काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी एक्सचेंज में दिया। तो बेटी से शादी किया, 4 प्रांत पाया और 500 हाथी दिया। ये संधि हुई थी। तो ये सेल्यूकस से युद्ध कर रहा और मेगास्थनीज भी आया सेल्यूकस ने। फिर मेगास्थनीज जो उनका राजदूत था उसे चंद्रगुप्त दरबार में भेजा, काफ़ी दिन रहा और उसने महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका लिखी है इसके बारे में। और यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त नहीं बल्कि सैंड्रोकोटस कहा गया। हर शासकों का नाम बदल दिया। अभी आगे हम लोग देखेंगे तो इनके बेटे बिंदुसार का भी नाम कुछ और ही है। तो ये सैंड्रोकोटस भी पूछता है, यहाँ से भी सवाल पूछता है कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दुनिया के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनमें से एक था। कितनी दूरी तक फैला था? उत्तर पश्चिम में देखें तो हिंदुकुश पर्वत तक था, पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी तक था, उत्तर में देखें तो ऊपर हिमालय के क्षेत्र, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में था, दक्षिण में ये कर्नाटक या मैसूर तक इसका राज्य फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त ने फिर एक सुदृढ़, केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड और अनुशासित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। आगे हम लोग जब कंपैरिजन देखेंगे गुप्ता का और मौर्य का तो उसमें देखेंगे कि इनका प्रशासन सेंट्रलाइज था, जबकि गुप्त में सेंट्रलाइज नहीं था, उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। सामंत पैदा हो गए थे, यहाँ कोई सामंत नहीं था, यहाँ राजा ही राजा था। तो इनका केंद्रीकृत प्रशासन था, उनका नहीं था। सवाल यहाँ से भी कभी कभी पूछता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जैन ग्रंथों में पता लगता है कि लास्ट में जीवन के बताते हैं कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उस समय मगध में 12 सालों का। उस समय बड़ा दुखी हो गया और उसी समय जैन धर्म जो है 2 भागों में टूटा था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जो भद्रबाहु हैं उनके साथ ही जो दिगंबर सेक्ट के हैं उनके साथ वो श्रवण बेनागुलन कर्नाटक चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें आपसे पूछता है कि कौन ये जैन धर्म स्वीकार कर लिया था मशहूर आपके मौर्य सम्राट। इसका बेटा था बिंदुसार। ये 298 से 273 बीसी तक इसने शासन किया। और दूसरा सम्राट था, इसे इतिहास में एक महान पिता का पुत्र
और एक महान पुत्र का पिता कहा गया है, जबकि बिंदुसार स्वयं में एक बहुत बड़ा महान शासक था, राजा था। तो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट आपके बिंदुसार के प्रतिभा को और इनको थोड़ा सा छेड़ करता है। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, एक महान पिता का महान पुत्र और एक महान पुत्र का महान पिता। लेकिन एक महान पिता का पुत्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे ये। और फिर वही आ गया इनका ग्रीक का, वहाँ पे तो सेंड्रोकोटस कहा और यहाँ पे बिंदुसार को उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे कहा अमित्रोचेट्स, अमित्रोचेट्स कहा है। वो सेंड्रोकोटस, अमित्रोचेट्स, तो ये दोनों सवाल पूछते हैं, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि ग्रीक ग्रंथों में किसको सेंड्रोकोटस कहा गया है और किसको अमित्रोचेट्स कहा गया है। ये संस्कृत में अमित्रघात इसे बोलते हैं, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने एक तरफ तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्षेत्र जीते थे उनको संरक्षित किया, उसके बाद जब युद्ध किया तो कम से कम बताते हैं 16 राज्यों को इसने अपने अधीन कर लिया। तो पूरा पश्चिम से लगा के दो छूटे हुए थे इनके मौर्य के समय में, खासकर बिंदुसार के समय में एक कलिंग छूटा हुआ था और एक नीचे डीप साउथ में 3 जिन्हें तमिलक्कम कहते हैं, वो हैं चेर, चोल और पांडे। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेर, चोल और पांडे डीप साउथ में पड़े हुए थे, जहाँ के केरल और तमिलनाडु के साइड में। उनसे मौर्यों के एक तो बहुत दूर थे वो, दूसरे इनसे बड़े मित्रवत व्यवहार था, सीधा था। तो बाकी कलिंग था। तो यही जो है 2 राज्य बिंदुसार से बचे थे, नहीं पूरे हिंदू कुश से लगा के पूरे भारत में बंगाल तक इन्हीं का शासन था। अभी हम लास्ट में मैप दिखाएंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से हैं। अब इसी के समय एक सीरिया का शासक था, ये भी चीजें कभी कभी पूछता है तो आप जान लीजिए। ये था एंटियोकोटस प्रथम। ये सीरिया आज भी कंट्री है सीरिया के नाम से। इसके बड़े अच्छे कोट निस्ते, एक पत्राचार मिलता है बिंदुसार और सीरिया के शासक या राजा एंटियोकोटस प्रथम के बारे में। इन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड की थी। क्या डिमांड करी थी कि एक हमें मीठी शराब भिजवा दीजिए, दूसरे कुछ सूखी अंजीर भिजवाइए और तीसरी क्या भिजवाइए, वो एक वहाँ का दार्शनिक, एक दार्शनिक दे दीजिए। तो जो शासक थे वहाँ के एंटियोकस, तो उन्होंने मीठी शराब और सूखी अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक भेजने में अपने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उनके दार्शनिक जो है वो ट्रेडेबल नहीं है, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता, हम उन्हें नहीं भेज सकते। तो इनका उधर से भी संबंध प्रमाणित होता है। तो इससे भी चीज़ें कुछ आपको पूछी थी। वैसे ये आजीवक धर्म के अनुयायी थे। एक आजीवक धर्म भी है जिसे बड़ा कम लोग पढ़ते हैं, हालांकि आपको भी इसे जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके संस्थापक थे मखाली गोसाल। नाम याद रखिए, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखाली गोसाल, और वो भगवान महावीर जो जैन धर्म के चौथमे तीर्थंकर हैं, उनके समकालीन थे। बहुत दिनों तक ये लोग साथ साथ काम किए, लेकिन बाद में फिर इनके रास्ते अलग हो गए। तो मखाली गोसाल ने आजीवक धर्म चलाया, उसके ये अनुयायी थे। अब आते हैं अशोक। 273 से 232 बीसी या 268 से 232 बीसी ये है। 2 डेट इसलिए लिखा हुआ है कि 273 में जब उसकी डेथ हुई थी बिंदुसार की, तो ये जो 5 साल बचते हैं बीच में 273 से 268 तक, ये अशोक और बाकी लोगों में आपस में सिंहासन को लेके और शासक वर्ग बनने के लिए लड़ाइयाँ होती रही। बाद में फिर अशोक उसमें सफल रहा और ये राजा बना। तो इसलिए कहीं कहीं आपको 273 से 232 बीसी लिखा मिलेगा, कहीं 268 से 232 बीसी लिखा मिलेगा। तो उसमें कन्फ्यूज़न की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सही हैं।
ये तीसरा मौर्य वंश का तीसरा शासक था और भारतीय इतिहास का सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक था। इसे देवनम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी मतलब सुंदर दिखने वाला कहा गया है या इस नाम से जाना जाता है। कई अभिलेखों में ये शब्दों का वर्णन आता है। राजा बनने से पहले अशोक जो है तक्षशिला और उज्जैन का ये गवर्नर था, वायसराय था, जिसको तत्समय प्रांतपाल भी कहते हैं। क्योंकि मौर्य समाज में जिनके प्रांत थे वहाँ न कोई राज परिवार का ही कोई व्यक्ति को गवर्नर वगैरह या प्रांतपाल बनाते थे, फिर उसके नीचे शासन करता। बड़ा सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी इनकी शासन की। तो चीज़ें वही लिखी हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद इसका 268 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे जिन्हें इतिहास में उनके प्रशासनिक कौशल, बौद्ध धर्म का प्रचार और कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अब कलिंग युद्ध देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी पिछले देखा था कि बिंदुसार के समय में दो ही राज्य बचे थे जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। एक कलिंग था और एक था सुदूर दक्षिण के 3 छोटे छोटे राज्य जिन्हें तमिलक्कम कहा जाता है। उसमें चेर, चोल और पांड्य थे। तो कलिंग एक बचा था। कलिंग एकदम मगध के पास था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और बिंदुसार ने भी कलिंग को जीतने के लिए सोचा भी था, थोड़ा बहुत प्रयास भी किया था, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। और वो इनके सबकी मौर्य वंश की आंखों में खटकता था, क्योंकि कलिंग जो है वो किसी जमाने में नंद वंश के अधीन था और जब नंद वंश समाप्त हुआ तो कलिंग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो जब नंद वंश को हरा के मौर्य शासक बने तो वो कलिंग को भी अपने अधीन करना चाहते थे। तो ये युद्ध कब हुआ, ये एक तो ये डेट याद रखिए, डेट नहीं बल्कि ये साल याद रखिए, 261 बीसी। ये बार बार पूछता है, हर जगह पूछता है, जितने भी इम्तहान होते हैं उसमें पूछता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। तो ये 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। और क्यों हुआ, अशोक कलिंग को क्यों जीतना था? जिस अशोक बाद में जैसा राजा बना कलिंग युद्ध के बाद वैसा पहले नहीं था, क्योंकि उनके सारे भाइयों को बड़ा ब्रूटली मर्डर करके वो शासक बना था। और जब वो गवर्नर था तो बड़े बड़े विद्रोहों को उसने बड़े सख्ती से निपटाया था। तो इतना वो दिल का उतना कमज़ोर या आप कहे साफ दिल का उतना था भी नहीं। लेकिन कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो क्यों कलिंग को जीतना चाहता था? 2-4-5 कारण हैं, आप देख लीजिए। हो सकता है ऐसे सवाल बन जाए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा घुमाएगा तो इसे पूछेगा जरूर। तो आप देखिए कई कारण है। एक तो मगध से जो साउथ को जाने वाले रास्ते हैं, चाहे वो असल रूट हो या समुद्री मार्ग हो, वो कलिंग से होके ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पोर्ट वगैरह था, बंदरगाह था, उनको कलिंग के अंतर्गत आता था। तो एक तो ये बड़ी बाधा थी कि जो रास्ते जाते थे मगध से साउथ की तरफ, वो कलिंग से होके गुजरते थे। दूसरा, कलिंग के व्यापारी समुद्र के रास्ते से साउथ ईस्ट मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, उधर की तरफ जावा, सुमात्रा से और भारी व्यापार करते थे। और अशोक इन रूट पे कब्जा चाहता था, उनके पोर्ट पे कब्जा चाहता था, ताकि इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तो एक तो ये कारण था। और मौर्य साम्राज्य के बीचों बीच, चारों तरफ मौर्य साम्राज्य, बीच में कलिंग बचा हुआ, और वो भी मगध के पास। तो हमेशा मगध के लिए वो खतरा था। अगर वो शक्तिशाली है कलिंग और बगल में है, तो हमेशा इनकी राजधानी के लिए वो खतरा, किसी की भी राजधानी के लिए वो खतरा बना रहेगा। इन्होंने भी उसे जीतना चाहा था, लेकिन नहीं सफल हुए।
और चूंकि इनके पूर्वजों की अधूरी इच्छा थी कलिंग को अपने में मिलाना, इसलिए भी अशोक उसे जीतना चाहता था। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ये नंद वंश का हिस्सा था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की तो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये भी एक कारण था, वो चाहते थे चूंकि नंद वंश को हमने हराया तो उसके जितने भी भाग थे वो हमारे भूभाग होने चाहिए। और एक अर्थशास्त्र में एक और कारण लिखा है चाणक्य ने कि इसके जंगलों में, कलिंग के जबलों में बहुत विशाल काय के बड़े गुरुत्वपूर्ण हाथी होते थे, और उन हाथियों को उस समय हाथियों की सेना होती थी। जैसे घोड़े की सेना होती थी, वैसे हाथी की भी सेना होती थी, तो उसके लिए उन हाथियों की भी आवश्यकता थी। एक कारण ये भी मौर्य इन्होंने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखी है। तो ये था कारण। हो सकता है कि आपने पूछे क्यों चाहते थे, तो इसमें एक कारण न हो, एक कारण कोई दूसरा लिख दे, इसमें से कुछ कारण लिख दे तो आप इसे लगा पाओगे। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग या तो घायल हुए या बेघर हुए या अंग भंग उनका हो गया। उसमें तमाम मवेशी भी थे, पशु पक्षी भी थे और बुद्धिस्ट मांक भी थे जो इसमें ये घायल हुए थे। और वो विभीषिका देख के इसका मन द्रवित हुआ और इसने फिर कभी युद्ध न करने की कसम खाई। और बताते हैं कि अशोक ने युद्ध की नीति से शांत की नीति को अपना लिया, जिसे कहते हैं भैरी घोष। युद्ध की नीति मतलब भैरी घोष, शांत की नीति मतलब धम्म घोष को अपना लिया। और एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, इससे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध बन गया। ये अशोक के बारे में है। अब अशोक का धम्म पढ़ते हैं। धम्म कुछ नहीं है, जो हम संस्कृत में, हिंदी में धर्म बोलते हैं, वही पाली या प्राकृत में हम धम्म बोलते हैं। तो धम्म का मतलब आप सीधे धर्म बोलो, चूंकि पाली या प्राकृत शब्द है तो ये उसको धम्म कहते हैं। तो ये कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसे सम्राट अशोक चाहता था कि उसे साम्राज्य के नागरिक उसे पढ़ें, उसका पालन करें और उसका लाभ उठाएं। तो ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। तो कुछ सिद्धांत क्या है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत सही बातें हैं। सदैव सत्य बोलना, कोई गलत नहीं। अहिंसा का पालन करना, अच्छी बात। दूसरे धर्म का सम्मान करना, और भी अच्छी बात। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये तो हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में है। गरीबों की मदद करना, सभी के साथ मानवीय एवं सम्मानजनक व्यवहार करना। चाहे कितना भी नीचे का बंदा हो, आपका गुलाम ही क्यों न हो, लेकिन उससे भी आप सम्मानजनक व्यवहार करिए। अल्प व्यय और अल्प संचय करना, खर्च भी कम करिए और संचय भी कम करिए, मतलब खर्च करिए सामाजिक कार्यों में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट इनके धम्म के बारे में पॉइंट्स थे। अब धम्म का इन्होंने प्रचार कैसे किया, तो पहले क्या काम किया, जो बड़े बड़े शिलाएं थी इनके राज्य में, पहाड़ों को काट के सिलाई बनाई गई, उस पर लिखा गया। कुछ पिलर्स इकट्ठा किए गए, पिलर्स पत्थर के, उस पर इन्होंने इन सबों को खुदवाया अपने निर्देशों को, और फिर उसे ले आके ऐसी जगहों पे पिलर्स को स्थापित किया जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। जैसे कोई मेला या हाट लगती हो या कहीं कोई मंदिर हो, तो ऐसी जगह लगवाया ताकि लोग उसे पढ़ें और राजा का आदेश मान के उसका पालन करें। अशोक पहला शासक था, भारत का पहला शासक था जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से प्रजा से इसने सीधे बात करी, क्योंकि जो अपना आदेश खुदवा देता था वो सीधे जनता के लिए होता था, बीच में कोई नहीं था। तो जनता भी समझ जाती थी कि उनका राजा या उनका सम्राट उनसे क्या चाहता। और इनके जो शिलालेख हैं वो मुख्य रूप से प्राकृत में लिखे हैं, ज़्यादातर भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपियां अलग अलग हैं। लिपियां क्या हैं, ये 4 लिपियों में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। एक है ब्राह्मी, जो ये इंडिया की थी, खरोष्टी जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, पाकिस्तान। ब्राह्मी और खरोष्टी में अंतर क्या, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू की लिपि खरोष्टी ही है। और ग्रीक इधर यूनान और आरामिक उधर ईरान साइड में ये लिपियाँ थी। तो जो हमारे यहाँ मूल रूप से जो आज हमारा देश है, वहाँ पे जो इनके अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। पश्चिम में जाऊँ खरोष्टी है, आगे जाके ग्रीक और आरामिक में भी है। मेरे समझ से आप भाषा और लिपि का अंतर समझते होंगे। भाषा
जैसे हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, तो जो क ख ग घ हम कहते हैं देवनागरी लिपि है, इसको लेके हम पढ़ते हैं तो वो हिंदी भाषा की लिपि है। जैसे आपके अंग्रेजी है, ABCD है उनका। अगर हम राम लिख दें तो ये भी राम है और ये भी राम है। ये हमारी लिपि है, ये अंग्रेजों की लिपि है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज भाषा तो एक ही हुई है ना। तो भाषा और लिपि में यही फर्क है कि जो लेटर्स होते हैं, जो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाषा को, उसे हम जनरली लिपि बोलते हैं। तो ये हमारा देवनागरी लिपि हो गई और ये इंग्लिश। तो जनरली ये 4 लिपियों में मिलते हैं और जनरली ये भाषा इनकी प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामिक में लिखा हुआ है। वही है, भारत में पाए गए ज़्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के 2 अभिलेख जो पिलर अभिलेख थे, उसे फिरोज शाह तुगलक ने, एक टोपारा जो यमुनानगर के पास है हरियाणा में, और एक मेरठ, यहाँ से उसने बड़ी मुश्किल से, इतने हैवी थे, उन्होंने दिल्ली मंगवाया और एक को अपने फिरोज शाह कोटला के जो उसका किला है उसमें लगवाया, एक कहीं और दिल्ली में दूसरी जगह स्थापित करवाया। लेकिन वो इतना खूबसूरत थे, इतने चिकने थे कि वो उसने वहाँ पे मंगवाया। बाद में उन अभिलेखों को एक ब्रिटिश अधिकारी था, आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने उसे पढ़ा। उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसने पढ़ा 1837 में। 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने उसे पढ़ा। ये सवाल बार बार पूछता है, तो ये आपको याद आने चाहिए कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और कब पढ़ा? 1837 में। और मंगवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। एक मेरठ से मंगवाया था और एक टोपरा से मंगवाया था। ये टोपरा वाला जो अभिलेख इनका वो था पिलर, वो उन्होंने अपने फिरोज शाह कोटला में लगवाया। तो ये आप याद रखिए, इससे सवाल पूछता है। और कुछ उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी रखे, जिसे धम्म महामात्र कहते हैं, जिसका काम था कि जाना, उस पर जो लिखा हुआ उसे पढ़ना, पढ़ के लोगों को समझाना, और राजा के और भी कोई आदेश हैं तो उनको बताना। तो उस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र भी रखे थे। इससे भी सवाल आता है कि क्यों रखे हुए थे धर्म के प्रचार के लिए। उसने अपनी जो अखेट शिकार करना और भी जो मनोरंजक यात्राएं थी, सबको ख़त्म करके उसने धम्म यात्राएं शुरू करी। धम्म यात्राएं में मतलब वो जाता था, लोगों से बातचीत करता था, उनके दुख दर्द को सुनता था, फिर उसके निराकरण का प्रयास करता था। तो मनोरंजन यात्राओं को उसने धम्म यात्राओं में बदल दिया। तो उसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और मैसेडोनिया जैसे विदेशी राज्यों में अपने प्रचारक भेजे। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए भेजा, और दोनों फिर वहाँ से कभी नहीं लौटे। वहीं उनकी कब्र, समाधि जो भी है वहीं बनी हुई। उनका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। ये भी सवाल पूछता है कि अशोक ने कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे। अब लोग कल्याणकारी कार्य सिर्फ वो अपना रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट ही नहीं बनवाता था, बल्कि वो लोग कल्याणकारी कार्य भी किए। उसने सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, आदमियों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी उसने ये हॉस्पिटल बनवाए। तो ये सब सामाजिक कार्य उसने किए। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। तो 4 बौद्ध संगतियां हैं, 2 हम लोग देख चुके हैं। एक अजातशत्रु के समय में हुई थी राजगृह में, दूसरा कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में, तीसरा अशोक के समय में हुई पाटलिपुत्र में, और चौथा आप कनिष्क के समय में देखेंगे वो हुई थी कुंडलबन कश्मीर में। तो इसमें मोगालीपुत्र
तीस इसके अध्यक्ष थे। और इसी तृतीय बौद्ध संगति में ही जो त्रिपिटक का लास्ट त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, जो इसके फिलोसफिकल पॉस्ट्यूल्स हैं, वो का संकलन यहाँ हुआ। तो त्रिपिटक में तीन है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक यहाँ संकलित हुआ और विनय पिटक और सूत्र पिटक पहली बौद्ध संगति में जो राजगृह में हुई थी उसमें संकलित किया गया था। जो सूत्र पिटक है उसे उनके शिष्य आनंद ने किया था और जो विनय पिटक था वो उपाली ने। तो ये चीज़ें हैं। अशोक को भारत का एक महान शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना नहीं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, इसलिए नहीं, बल्कि उसे लोक कल्याणकारी, उसे कार्यों के लिए, लोक कल्याणकारी भावनाओं के लिए, विश्व को सत्य और अहिंसा का प्रिंसिपल्स देने के लिए, संदेश देने के लिए इसे महान कहा गया है। अब यही तीन महान शासक थे। इसके बाद चूँकि अशोक ने ये सब अपना लिया, फिर उसने मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया। अंततः क्या हुआ, अशोक के मरने के 50 साल बाद तक बौद्ध धर्म नहीं चल पाया। और अशोक की मृत्यु जब हुई उसके बाद उसके शासक थे कमज़ोर थे, वो इतने बड़े शासन को संभाल नहीं पाए। और लास्ट इनका मौर्य शासक था बृहद्रथ, जिसको कि 185 ईस्वी में एक मिलिट्री परेड में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और फिर शुंग वंश की नींव डाली। तो ये सवाल भी अक्सर पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ? 185 बीसी। किसने समाप्त किया? पुष्यमित्र शुंग, उसी का सेनापति था और उसने फिर शुंग वंश की नींव डाली। ये ब्राह्मण था। ठीक है, तो इतने सवाल इससे बनते हैं। लास्ट शासक, कब मौर्य वंश खत्म हुआ, किसने खत्म किया और कौन सा वंश उसके बाद चला? तो 4 सवाल बन गए। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी गलत है, पाटलिपुत्र को छोड़कर साम्राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। 4 प्रांत थे इनके पास, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी। और उसके नीचे इनका प्रांत जो है जनपद में बटा था और जनपद फिर गांव और नगर में विभक्त था। बताते हैं कि पाटलिपुत्र का, इसने इंडिका में मेगस्थनीज लिखा कि पाटलिपुत्र का शासन 30 सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, जो कि 6 समितियां थी और हर समितियों में 5 मेंबर हुआ करते थे। ये सारा काम वहाँ का ये पाटलिपुत्र का संचालित करते थे। मौर्य प्रशासन में राजा ही सर्वोच्च होता था, वही सारे फैसले करता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जो उन्हें मदद करती थी। जो प्रांत थे उसमें कोई न कोई शाही परिवार का ही गवर्नर हुआ करता था, जैसे अशोक, तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अब जिलों में 3 मुख्य अधिकारी हुए थे। एक प्रादेशिक था जो सर्वाधिकारी हुआ था, सारा काम देखता था डीएम की तरह। राज्य का ये राजस्व और न्यायपालिका काम देखता था और ये युक्ता जो लेखाकार या फाइनेंस का काम देखता था। तो सैन्य प्रशासन कैसा था? मौर्यों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें पैदल थे, घुड़सवार थे, हाथी थे और रथ भी थे। उनके पास एक नौसेना भी थी। इन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सैनिकों को नगद वेतन देते थे। इतना मतलब इनके पास रिसोर्सेज थे। बाद के जो हम लोगों ने देखा है आगे चले गुप्ता पीरियड में, तो ये जमीन ग्रांत में दे दिया करते थे, नगद नहीं देते थे। इसलिए सामंतवाद बन के उभरा। बाद में वो राजा के लिए काल भी बना, लेकिन ये नगद वेतन देते थे। इनके पास गुप्तचर विभाग था, उसमें महिलाएं भी थी। गुप्तचर 2 तरह के थे, एक संस्था, एक संचारी। संस्था मतलब जो एक जगह रह के काम करते थे, और संचारी मतलब जो घूम घूम के खबरें इकट्ठे करते थे, गुप्तचरी करते थे। कर ज़्यादातर एक की इनका कृषि और व्यावसायिक संगठनों पे जो टैक्स लगाते थे वही था। जो भी फॉरेस्ट था वो राजा का था, जो भी और भी उस तरह के खाने होने थी, माइंस थी, वो सब राजा के नियंत्रण में था। और 1/6 भाग ये लगभग माना जाता है कि 1 से 4 से 1/6, जनरली 1/6 भाग जितना पैदा होता था उनका ये टैक्स लेते थे। और जो वेतन होते थे, ये जो टैक्स होता था, उनको कहाँ खर्च करते थे? सेना पे खर्च करते थे, वेतन पे खर्च करते थे और सामाजिक कार्यों पे ये खर्च करते थे।
अब इनकी वास्तुकला देख लीजिए। अशोक स्तंभ पालिश किए गए बलुआ पत्थरों से बने हैं जिस पर शिलालेख खोदे हुए हैं। स्तूप और विहार का निर्माण जैसे सांची स्तूप इसी समय बना, कई केव्स बनी इनके समय में, और ये समय लकड़ी के उपयोग से पत्थर की तरफ शिफ्ट, वैसे पहले लकड़ी के बनते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के भी महल में ज़्यादातर उन्हें इंडिका ने जो लिखी है तो लकड़ी के थे, और जो नगर की तरफ दीवार भी थी वो भी लकड़ी की थी। तो लकड़ी से धीरे धीरे पत्थर की तरफ शिफ्ट होने लगा। और अशोक का जो लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है, 4 मुंह जिसमें बने हुए हैं, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, यहीं से लिया गया है। तो ये भी चीज़ जानते रहिए, सवाल पूछता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो शेर 4 तरफ से खड़ा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है, तो लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया। पतन क्यों हुआ? पतन के लिए सबसे कॉमन कारण है, कोई ऐसा कोई कारण है नहीं इनका, है क्या? कमजोर उत्तराधिकारी। जाहिर सी बात है कि सम्राट अशोक ने वो मिलिट्री पर ध्यान कम देना शुरू किया था। साम्राज्य बहुत बड़ा था, विखंडित होना ही था उसे, और उसके उत्तराधिकारी उसके जैसे नहीं थे, न ही उनका टेरर था, तो ये टूट गया। आर्थिक संकट, उतने बड़े साम्राज्य को चलाना बाद में बड़ा मुश्किल हो गया। साम्राज्य का उनके बच्चों में विभाजन हो गया। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया बताते हैं, अशोक ने जब मौर्य धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया तो ब्राह्मण का वर्ग तबका नाराज हो गया था, और पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य वंश की को समाप्त किया वो खुद ही एक ब्राह्मण था। आंतरिक व बाह्य संघर्ष, तो अंदर भी युद्ध होने लगे, बाहर से भी अटैक होने लगे। तो ये सब कारण था कि जो ये समाज हो गया। 3 मैप हैं, अगर आप इसको देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मैप है ना। तो ये तो जो लाल वाला पोर्शंस है ये चंद्रगुप्त का ये चंद्रगुप्त का शासन है ये, ठीक है। ये कलिंग का पोर्शन है, और ये दक्षिण पथ है, और एक तमिलक्कम जो हमने चेर चोल पांडे बताया यहाँ है। तो यहाँ तक मौर्य वंश था, यहाँ से लगा के मगध से लगा के यहाँ तक नॉर्थ वेस्ट तक। या अब इसके बाद जब बिंदुसार आता है तो ये कलिंग को छोड़ के और ये नीचे साउथ वाले छोड़ के सारे दक्षिण पथ वाले उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, और अशोक ने फिर एक कलिंग को भी ले लिया। तो फिर लास्ट वाले बचे जिनसे कि अशोक के या मौर्य साम्राज्य के बड़े अच्छे संबंध थे। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। अगर आप इसे देखो, तुलना करो, तो आपको पता लगेगा ये, ठीक है। इतना बढ़ा देते हैं, ये समुद्रगुप्त के समय का है, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें बची हैं, एक कलिंग बचा हुआ ये, और ये एक नीचे ये साउथ के चेल चोर पांड्य बचे हैं। अब अशोक का देखोगे तो ये सब भी मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया, है ना। तो ये सिर्फ ये भारत का ये चेल चोर पांड्य बचे हैं। ये चेर यहाँ थे, चोल यहाँ थे, पांडे यहाँ थे। तो इसे चेरों को केरला पुत्र भी कहें, इनका शासन केरल में था। और डीप साउथ में पांडे थे, और उसके ऊपर चोल थे। ये संगम चोला बोले जाते हैं। बाद में कुछ सालों बाद एक और चोला है, जिसे रॉयल चोला या लेटर चोला, इन्हें अर्ली चोला भी बोला जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये आज के इतिहास में जितने भी शासक हुए हमारे, तो सम्राट अशोक का ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा था। आज तक के इतिहास में प्राचीन से लगा लें, अब भी लगा लें, तो ये इतना बड़ा हमारा भारत का साम्राज्य अगर इसको छोड़ दें तो ये इतना बड़ा किसी भी शासक के समय नहीं रहा। तो लार्जेस्ट है। सवाल यहाँ से भी कभी कभी पूछ देता है, तो अशोक का सबसे बड़ा। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हो गया। कुछ क्वेश्चन है नहीं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ हम लोगों ने बता दिए हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए, और कंटेंट को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जब कंटेंट को एक दूसरे से, हिस्ट्री है, जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तब तक अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शंस में कभी कभी मिलते जुलते चीज़ें पूछ देता है, फिर वहाँ आपको डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होगी। तो ज़्यादातर आप कंसंट्रेट इसे कहानी की तरह पढ़िए, दिमाग में कोरिलेट करिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, मौर्य के बाद फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ।